आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षाश्री की लिखी कहानी खुलना धीरे धीरे। आज की सुबह भी और सुबह जैसी ही थी, ठहरी हुई और उदास। कम से कम मेरे घर के लिए तो थी ही। बाहर गाड़ियां बदस्तूर हॉर्न बजाते हुए भागना शुरू हो गई थीं। बीच बीच में पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे जाती थी। लोगों की आवाज़ों के टुकड़े भी हवा में तैरने लगे थे, लेकिन इस घर को जिंदगी की इन छोटी मोटी हलचलों से कोई वास्ता नहीं था। इस मकान में अब 2 लोग रहते हैं, एक मैं निखिल और दूसरा मेरा 12 साल का बेटा विनीत। महीने भर पहले तक 3 लोगों से गुलजार ये घर सिर्फ संध्या के न होने से मकान बन गया है। अभी कुछ वक्त पहले तक हर सुबह कितने शोरगुल से भरी होती थी। अदरक इलायची वाली चाय से महकती, कुकर की सीटी और वॉशिंग मशीन की खड़खड़ के साथ हवा में तैरती संध्या की आवाज, 6:30 होने वाले हैं, सोते रहो आराम से, बस छूट जाए तो छूट जाए। वो झुंझलाते हुए वीनू को जगाती और वीनू चादर को थोड़ा और खींच लेता। मम्मा 10 मिनट और, अभी तो 6 बजे हैं, अभी बहुत टाइम है। कहाँ मिला था टाइम? सिर्फ 3 दिन के बुखार में ही तो खत्म हो गया था सब कुछ। जिंदगी की सारी प्लानिंग एक झटके में बिखर गई थी और सिर्फ 1 हफ्ते पहले खींची गई संध्या की उस तस्वीर को दीवार पर लगा दिया गया था जिसे उसने अपनी डीपी बनाया था। मैंने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। सूरज कब का निकल आया था, लेकिन अभी इस घर का अंधेरा छटा नहीं था। शायद ये भी मेरी तरह माँ बेटे की नोक-झोंक और नॉन-स्टॉप बातों को मिस कर रहा था। कौन कहता है कि जाने वाला अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता? संध्या तो अपने साथ घर की सारी आवाजें, सारी शरारतें सब लेकर चली गई है, वरना इतना बोलने वाला वीनू इस कदर खामोश न हो जाता। आज संडे था। मैंने वीनू के कमरे में झांक कर देखा। वो सोया हुआ था, एक हाथ बिस्तर से नीचे लटक रहा था। मेरी बहुत तेज इच्छा हुई कि उसका हाथ सीधा कर दूं, उसे ठीक वैसे ही उठाऊं जैसे संध्या उठाती थी, उसी तरह मीठे उलाहने देते हुए, और वो उसी तरह चादर खींच ले। सोने दीजिए ना पापा, आज तो छुट्टी है। और जब वो उठे तो गुड मॉर्निंग पापा कहते हुए मेरे गले में वैसे ही बाहें डाल दे जैसे अपनी मम्मा के गले में डाल देता था। मैं आगे बढ़ा पर हिचकिचाकर रुक गया। याद नहीं आखिरी बार कब उसे इस तरह गले लगाया था। जरूरत ही महसूस नहीं हुई। कुछ नहीं सूझा तो यूं ही ठहर कर उसकी कॉपी किताबों को पलटने लगा। सोशल साइंस की नोटबुक उठाई। कई पन्नों में केवल सवाल लिखे हुए थे, जवाबों वाला हिस्सा खाली था। सिर्फ लाल रंग के क्वेश्चन मार्क थे वहां, मेरी और वीनू की सवालों से भरी जिंदगी की तरह। प्रश्न चिन्ह अधूरा बना देता है जिंदगी को। जवाब दिए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन कई बार जवाब सामने नहीं होते, खोजने पड़ते हैं। जिंदगी के सवालों में उलझा वीनू सोशल साइंस के जवाब कब तलाशता? जानती तो होंगी टीचर कि वीनू किस दौर से गुजर रहा है। बच्चे की साइकोलॉजी समझने के बजाय कॉपी पर इस तरह लाल निशान बना देने से उसको कितनी तकलीफ होगी ये नहीं सोचा उन्होंने। एक झटका सा लगा मुझे। क्या मैं नहीं जानता कि इस वक्त उसे कैसा लग रहा है? क्यों आगे बढ़कर उसे गले नहीं लगा लेता? क्यों नहीं कह पाता कि तुम्हारी तरह मैं भी अकेला हो गया हूं बेटा? क्यों अपना अपना दर्द भीतर समेटे हुए हम दोनों नॉर्मल दिखने की कोशिश करते रहते हैं? मेरी आहट पाकर वीनू की नींद खुल गई। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ ली और गुड मॉर्निंग बेटा कहकर बाहर निकल आया। उसने उठकर चादर तह की और सूखा सा गुड मॉर्निंग बोलकर ब्रश करने चला गया, मेरी तरफ देखे बगैर। वीनू आकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने आवाज लगाई। ऐसा कौन सा नया ब्रेकफास्ट था वैसे? ब्रेड बटर, सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स ही तो होते थे रोज। फिर रानो आकर खाना बना जाती थी। संध्या थी तो कितनी तरह की चीजें बनती थीं। मन किया पूछूं उससे, तुम भी मम्मा के हाथ का खाना मिस करते हो क्या? पर हिम्मत नहीं हुई।
बार बार जख्मों को क्यों कुरेदना? मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगा तो उसे कैसे संभालूंगा? आज रानू नहीं आएगी बेटा, कुछ बनाए लंच में या बाहर से मंगवा लें? मैंने घर में फैले सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की। जैसा आपको मानो पापा। रोज की तरह नपा तुला जवाब देकर वो मोबाइल देखने लगा। बातों का पुल बनने से पहले ही टूट गया। जब वीनू छोटा था हम कितनी बातें किया करते थे। तब मैं उसका दोस्त भी था। फिर वो बड़ा होने लगा और पता नहीं कैसे मैं दोस्त से सिर्फ पिता बनता चला गया। पापा पार्क चलें? अभी नहीं, काम है मुझे। मम्मी के साथ चले जाओ ना। पापा लूडो खेलना है? बेटा मैं बिजी हूं अभी, मम्मी के साथ खेलो ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं था, बस प्रायोरिटीज अलग थीं, प्राथमिकताएं अलग थीं। पता नहीं किन चीजों में उलझा हुआ था मैं। कौन से काम थे जो उसकी बातें सुनने से ज्यादा जरूरी थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया संध्या के इर्द गिर्द कब सिमट गई। मेरे साथ बातें साझा करना उसने कब इतना कम कर दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। संध्या थी तो संडे का दिन कितना एक्टिव हुआ करता था। यही संडे आज कितना खाली खाली है। ब्रेड से शुरू हुआ दिन नूडल्स पर खत्म हो जाएगा। वीनू मोबाइल लेकर अपने कमरे में बंद हो जाएगा और मैं अखबार और टीवी में मन लगाने की नाकाम कोशिश करूंगा। पर कितने दिन? जाने वाले के बगैर एक नए रूटीन की आदत डालनी पड़ती है। उसके बिना जीना, मुस्कुराना सीखना पड़ता है। शायद हम दोनों को भी सीखना होगा। एक दूसरे की तकलीफों से गुजरना होगा। स्कूल से फोन आया था, मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना था। पहुंचा तो कमरे के दरवाजे पर खड़ा अर्दली मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। अंदर गया तो शुभा मैम कमरे की खिड़की के पास खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थीं। उन्होंने हल्के से सर हिलाते हुए मुझको बैठने का इशारा किया। मैं वहीं टेबल के पास खड़ा रहा। शुभा मैम सिर्फ विनीत की प्रिंसिपल ही नहीं थी, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया था। एक अलग ही रिश्ता था उनसे। मैं कुछ कहता इससे पहले वो मेरे पास आ गईं। मेरे कंधे पर हाथ रखा तो भीतर का दुख पिघल आया। हलक में कुछ अटका सा महसूस हुआ। बैठो निखिल, मैं पिछले महीने छुट्टी पे थी, वापस आई तो संध्या के बारे में पता चला। आई एम वेरी सॉरी। सुनहरे फ्रेम के चश्मे से झांकती उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। जी मैम, मैंने धीरे से कहा। बहुत बड़ा सदमा है ये हम दोनों के लिए। एक झटके में सब कुछ बदल गया है। विनीत भी चुप सा हो गया मैम, इसीलिए बुलाया तुम्हें। मैं देख रही हूँ हाउ बैडली ही इज मिसिंग हिज मॉम। मुझे लगा तुमसे ही बात करूं, पूछूं तुम संभाल तो रहे हो ना उसे, बात करते हो ना उससे। मैं चुप रह गया। मैम खाना खा लो, दरवाज़ा बंद कर देना, कुछ चाहिए तो बता देना। अगर इसे बात करना कहते हैं तो हाँ, मैं रोज़ करता हूँ। मैं मेज़ पर रखे पेपर वेट को यूं ही गोल गोल घुमाने लगा। उन्होंने मेरी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। जो खोया है उसे वापस तो नहीं लौटा सकते निखिल, पर जो बचा है उसको संभालो। इतना हंसमुख बच्चा एकदम चुप सा हो गया है। बातें करो उससे, टॉक टू हिम। तुम दोनों के भीतर जो घुटन है उसको निकल जाने दो। मैम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ मैम, पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अभी तक संध्या थी हमारे बीच, पर अब एक वैक्यूम है जो लाख कोशिश करने पे भी भर नहीं पा रहा है। मैंने उदास आवाज में कहा। तुमने उसकी नोटबुक्स देखी हैं? उनके पूछते ही मैं बिखर गया। यस मैम, कल ही देखी, माना वर्क इनकम्प्लीट है। पर उन्होंने बीच में टोका। कल देखी? अगस्त का महीना बीत रहा है, तुमने उसकी नोटबुक्स को खोला ही नहीं, डायरी नोट भी नहीं देखा। ही इज कमिंग टू द स्कूल विदाउट अ टाई। डायरी नोट? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एक्चुअली मैम सब संध्या ही देखती थी, पीटीएम में भी मोस्टली वही आती थी। मुझे प्रोग्रेस बताती रहती थी तो कभी जरूरत ही नहीं लगी। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, निखिल अब तुमको विनीत के दोनों पेरेंट्स का रोल निभाना होगा बेटा। उसकी लाइफ में शामिल करो खुद को, इतना मुश्किल नहीं है। गिव हिम योर अटेंशन एंड ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। मैम को थैंक्स बोलकर मैं बाहर निकला तो एकदम से वीनू पर नजर पड़ गई। लंच टाइम था। मेरा बच्चा ग्राउंड में दौड़ते खेलते बच्चों से बिल्कुल अलग एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, हाथ में वही ब्रेड बटर वाला लंच बॉक्स लेकर।
घुंघराले बाल आंखों पर आ रहे थे। न जाने कब से उसका हेयर कट भी नहीं हुआ था। अब तक संध्या ही याद दिलाती थी, पर अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी माँ और पापा दोनों बनना है मुझे। स्कूल से मैं सीधा ऑफिस चला आया। वीनू 2:30 बजे तक लौटता था। मैं बैठे बैठे सोचने लगा, जब संध्या थी तो कैसा मिलता होगा घर उसे। शायद वो पसीने में भीगी अपनी यूनिफॉर्म और जूते इधर उधर फैला देता होगा और चिल्लाता होगा, मम्मा भूख लगी है। संध्या मुंह हाथ धोने को कहती होगी तो अपना वही डायलॉग उछाल देता होगा, क्या मम्मा, शेर भी कभी मुंह धोते हैं क्या। मेरे साथ इतना सहज नहीं है वो। आज सुबह ही तो बहुत देर तक कुछ ढूंढ रहा था अलमारी में। बार बार पूछने पर बताया कि A4 शीट्स नहीं मिल रही हैं। अरे मुझसे क्यों नहीं कहा। मेरे पूछने पर मम्मा रखती थी, आपको नहीं पता होगा, कहकर चला गया। ऐसी एक नहीं कई बातें याद आ रही थीं। सच में मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। 2:45 बजे थे। मैंने घर फोन किया। आ गए बेटा, कैसा रहा आज का दिन। ठीक था पापा। रानू खाना बना के रख गई है ना। जी पापा रख गई है, खा लेना और माइक्रोवेव संभाल के चलाना। ओके पापा, रखता हूँ। वही रोज वाली बंधी बंधाई बातें। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। अभी अकेले सूने घर में कैसा लगता होगा वीनू को। मर्ज को पहचानना पहली शर्त है सही इलाज की, और कई बार इलाज मर्ज में ही छुपा होता है। शुगर बढ़ी हुई है, शुगर खाना कम करना होगा। बीपी हाई है, नमक घटाना होगा। 2 लोगों के होते हुए भी घर खामोश है, बात करनी होगी। मर्ज पहचान लिया था, इलाज पता चल गया था। अब सिर्फ कुछ वक्त की बात थी, पर वो कुछ वक्त कितना होगा ये नहीं पता था। वीनू को क्या करना अच्छा लगता होगा, क्या करके उसे खुशी मिलती होगी। उसके दोस्तों को घर बुलाऊं, पर कौन से दोस्त, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं था उसके फ्रेंड्स के बारे में। कुकिंग, हाँ ये काम बहुत पसंद है उसे। मुझे हर संडे माँ बेटे की किचन की जुगलबंदी याद आई। नई नई चीजें बनाना और उनके अनोखे नाम रखना। झुमरी जलेबी, शेरलॉक केक। मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मन को सुकून मिला। इतना भी अनजान नहीं हूं मैं। आज हम साथ में उसकी मनपसंद कोई डिश बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। सोचते हुए मैं घर आ गया। वीनू, आज कुछ अलग खाने का मन हो रहा है यार। चलो कोई नया स्टाइल पास्ता ट्राई करते ना, बहुत दिनों से नहीं खाया। मेरी कोशिश छोटी सी थी पर कामयाब नहीं हुई। वो खुश नहीं हुआ। उसका चेहरा वैसे ही भावहीन बना रहा। नहीं पापा, मन नहीं कर रहा, सोने जा रहा हूँ, सुबह स्कूल भी है। सोने? इतनी जल्दी? अभी तो 7 ही बजे हैं। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा था। मेरा दिल किया उसको रोक लूं, पर वो अपने कमरे में जा चुका था। दरवाजा बंद करने की आवाज के साथ मेरा बेटा फिर मुझसे थोड़ी दूर चला गया था। हंसता हुआ घर बिल्कुल खामोश हो गया था, जैसे शरीर से उसकी धड़कन अलग हो गई हो। ये घुटन भरा माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने यूं ही कोई म्यूजिक लगाने के लिए मोबाइल उठा लिया। भूल से म्यूजिक की जगह फोटो गैलरी खुल गई और मेरी उंगलियां तस्वीरों पर फिसलने लगीं। एक तस्वीर पर नजर ठहर गई। वेस्ट टू वंडर पार्क घूमने गए थे हम। एफिल टावर की रेप्लिका के सामने फैमिली फोटो खिंचाने के लिए संध्या ने किसी को आवाज दी तो वीनू उखड़ गया था। क्या मम्मा, आप भी ना हर जगह फोटो खिंचाने लगती हैं, ये असली वाला एफिल टावर थोड़े है। कोई बात नहीं, 2 सेकंड मुस्कुरा के खिंचा लो ना फोटो, याद करोगे बाद में, कहकर संध्या ने जबरदस्ती उसे बगल में खड़ा कर लिया था। बाद में वो दोनों कितना हंसे थे उस फोटो में वीनू के अजीब एक्सप्रेशंस को देखकर। इस पर तो एक मजेदार कहानी लिखी जा सकती है मम्मा। टाइटल रखेंगे, कोई मेरी फोटो खींचो। लिखना, मुझे रास्ता सूझ गया था। कह नहीं पा रहा हूं, लिख तो सकता हूं ना। मैंने एक डायरी ली और जो दिल में आ रहा था लिखता चला गया। जानती हो संध्या, वो जो प्रमोशन वाली मीटिंग 3 महीने से टल रही थी, आखिर अगले हफ्ते हो रही है। आजकल दफ्तर में काम बढ़ गया है, चाहकर भी वीनू को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लंच करने बैठता हूं तो तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आती है। ऐसे ही न जाने कितनी बातों से पन्ने भरते रहे और मन खाली होता रहा। वीनू के सो जाने के बाद मैंने डायरी को उसकी टेबल पर रख दिया, एक नई उम्मीद के साथ, एक अच्छी सुबह के इंतजार में।
सुबह उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी इम्तिहान का नतीजा आने वाला हो। इम्तिहान ही तो था। मैंने संध्या की दीवार पर टंगी तस्वीर से पूछा, डायरी पढ़ी तो होगी ना उसने? वीनू स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मैं काम करते हुए बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता था, इस उम्मीद से कि वो उस डायरी के बारे में कुछ पूछे, कुछ लिखा भी तो हो उसने। वो बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाने के बाद मैंने देखा डायरी वैसी ही रखी थी। शायद शायद उसका ध्यान ही ना गया हो। मैंने खुद को दिलासा दिया। ऑफिस के लिए निकलते वक्त मेरी नज़र कैलेंडर पर चली गई। संध्या, इस महीने हमारी एनिवर्सरी है ना? शायद तुमसे भी तो याद रखती थी। मैं तो हुई जन्म का भुलक्कड़, तुम्हारा ही दिया नाम है ये, मैंने डायरी में लिखा और ऑफिस चला गया। शाम को लौटा तो देखा डायरी वीनू की टेबल पर थी, पर मैं तो सुबह इसको डाइनिंग टेबल पर छोड़ के गया था। मतलब वीनू ने इसे खोला तो जरूर होगा। क्या पता कुछ लिखा भी हो। मेरे मन में उम्मीद की हल्की सी लौ झिलमिला उठी। क्या लिखा होगा? मैंने चुपके से जाकर देखा। एक लफ्ज भी नहीं। एक हफ्ता बीत चुका था। मैं डायरी के जरिए अपनी बातें कहता रहा, वीनू के बोलने का इंतजार करते हुए। जानती हो संध्या, आज मैंने तुम्हारा मोबाइल चार्ज किया। पता है मुझे क्या मिला? तुम्हारी आवाज में वो गाना, रहे न रहे हम महका करेंगे। कब गाया था तुमने इसे? और यही गीत क्यों? फिर अपने फोन पे तुम्हारा व्हाट्सएप ऑन करके तुमको ऑनलाइन देखता रहा बहुत देर तक। उस रात लिखते लिखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी को वीनू की स्टडी टेबल पर रखकर मैं सोने चला गया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह मन बहुत भारी था। वीनू भी चुप चुप था। वैसी ही चुप्पी में वो स्कूल गया और मैं ऑफिस चला आया। दोपहर में मैं उसको फ़ोन मिलाने ही वाला था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। वीनू का फ़ोन। मैं फ्लैश हो रहे नंबर को खुशी और हैरत से देख रहा था। हेलो पापा, मैं घर आ गया हूँ। साधारण से 6 शब्द थे, पर मेरी आंखें पनीली हो उठीं। आज मेरे बेटे ने मुझे अपने आप फ़ोन किया था। आज कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। कैसा गया दिन बेटा? मैंने रुंधे गले से पूछा। ठीक गया, खाना खाने जा रहा हूँ। आपने खा लिया पापा? ऐसे ही संध्या भी फोन करके पूछती थी मुझसे। सुनिए, खाना खाया आपने? आज सांभर में नमक डालना भूल गई थी। हाँ बेटा, खा लिया, आता हूँ जल्दी, कहकर मैंने फोन रख दिया। शाम को लौटा तो वीनू किचन में कुछ खटर पटर कर रहा था। मैं कपड़े बदल कर आया तो देखा मेज पर फ्रूट कस्टर्ड रखा था। संध्या शाम को हमेशा कुछ न कुछ बना कर रखती थी। आज ये रानो इतनी मेहरबान कैसे हो गई कि इवनिंग स्नैक्स बना के रख गई? मैंने हंसते हुए पूछा तो वीनू प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोला, ये मैंने बनाया है आपके लिए। मेरा गला भर आया। ये तुमने बनाया बेटा? इतना अच्छा कस्टर्ड तो तुम्हारी मम्मा भी नहीं बनाती थी। अब खुद को रोकना मुश्किल था मेरे लिए, और शायद उसके लिए भी। पापा, मम्मा क्यों चली गई? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाई। उसकी आंखें डबडबा रही थीं। मुरझाया चेहरा देखकर मुझे भी रोना आने लगा। अपना दुख उसके दर्द और अकेलेपन के सामने थोड़ा छोटा नजर आया। मुझे लगा मैं अब तक अपनी तकलीफ पर मलहम लगा रहा था। अपने बच्चे की चोटें भी तो मुझको ही सहलानी थी। मेरी नज़र दीवार पर लगी संध्या की तस्वीर पर पड़ी। न जाने क्यों उसके हंसते चेहरे पर एक बेचैनी दिखी। मुझे लगा जैसे कह रही हो, अब किस पल का इंतजार है निखिल? हाँ, यही एक पल था जो हम दोनों के बीच पुल बन सकता था। मैंने आगे बढ़कर अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने कस के मुझे पकड़ लिया, जैसे जाने कब से तरस रहा हो इस पल के लिए। मेरी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े हुए हिचकियां लेकर रोता रहा देर तक। उसकी मम्मा क्यों गई, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, पर उसके पापा उसके पास हैं, ये यकीन उसे मैं दिला सकता था। मैं उसके बालों को सहलाता रहा, थपकता रहा उसकी पीठ। उसके आंसुओं से मेरा सीना भीग गया था, और शायद मेरे आंसू उसके कंधों को भिगो कहानी।